एडिशन ऑफ वेक्टर पे हमने बात की थी। वेक्टर्स को ऐड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है बाय ट्रायंगुलर मेथड। इस मेथड से हम सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। अगर दो से ज्यादा वेक्टर होंगे तो हम इसी मेथड को रिपीट करेंगे। इसमें जो दो वेक्टर होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। जैसे हमारे पास ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं, सही है। इनमें से दो साइड्स जो हैं वो कोई भी दो वेक्टर्स होंगे और तीसरी साइड जो है वो उनका रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? वो वेक्टर होता है जो कंबाइन इफेक्ट दे दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का, तो हम उसको रिजल्टेंट बोलते हैं। अच्छा, ये मेथड कैसे काम करता है? तो लेट सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे? ये हमने पढ़ा है पिछली क्लास में कि हम वेक्टर्स को मूव करा सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हम स्पेस में वेक्टर्स को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, पहले वेक्टर ए को ड्रॉ करता हूं। ये रहा वेक्टर ए। अब वेक्टर बी को ड्रॉ करता हूं। इस तरह से ड्रॉ करता हूं कि मुझे करना क्या है, मुझे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना है। तो मैंने पहले ए ड्रॉ किया, अब मुझे बी को उसमें ऐड करना है। तो बी को मूव करूंगा सच दैट कि बी की जो टेल है वो वेक्टर ए के हेड पर रख दूं। ये वेक्टर बी, सही है। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? तो इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों को ऐड करके वो होगा जो इनिशियल वेक्टर यानी फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक हम ड्रॉ करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ये हो गया आर, जो कि बराबर है ए प्लस बी के। यहां पर जो आपको ख्याल करना है वो क्या है? वो है, देखो, वेक्टर ए, इसका एरो ये रहा, वेक्टर बी, इसका एरो ये रहा। आप देखें एरो कंटिन्यूएशन में है। वेक्टर ए का एरो और फिर वहां से वेक्टर बी शुरू होता है और वेक्टर बी का एरो, लेकिन जो रिजल्टेंट है उसको देखो, वो क्या है? वेक्टर ए के टेल से रिजल्टेंट का टेल जुड़ा हुआ है और वेक्टर बी के हेड से रिजल्टेंट का हेड जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या नोट करने वाली बात है कि जिनको हम ऐड कर रहे हैं वो एक दूसरे के कंटिन्यूएशन में है, यानी एक के बाद एक वेक्टर बी को वेक्टर ए में ऐड कर रहे हैं। तो देखो कंटिन्यूएशन है, तो ये एरो की कंटिन्यूएशन है, बट रिजल्टेंट में कंटिन्यूएशन नहीं है। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो इनिशियल वेक्टर के टेल से फाइनल वेक्टर के हेड तक हम ड्रॉ करते हैं। ये कहलाता है हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि एक वेक्टर के हेड पर दूसरा वेक्टर का टेल रखते चले जाते हैं, जब सारे वेक्टर्स को हम इस तरह से अरेंज करते हैं तो इनिशियल वेक्टर से फाइनल वेक्टर के हेड तक हम एरो लगा देते हैं और वो हमारा होता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो ट्रायंगुलर मेथड में भी हम हेड टू टेल मेथड को ही यूज करते हैं, बट इसमें शर्त क्या है? इसमें हम हेड टू टेल रूल यूज करके एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, यानी दो वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के जरिए एक दूसरे के साथ
जोड़ते हैं, फिर रिजल्टेंट वेक्टर बना के एक ट्रायंगल बनाते हैं, तो फिर ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है वो आपको रिजल्टेंट वेक्टर दे देती है। इसमें ये कंटिन्यूएशन वाली बात का ख्याल रखना है। लेट सपोज मुझे b प्लस a करना है, तो अब मैं क्या करूंगा, पहले वेक्टर b ड्रॉ करूंगा, ये रहा वेक्टर b, और फिर मैं वेक्टर a ड्रॉ करूंगा, तो ये रहा वेक्टर a। रिजल्टेंट क्या होगा, b के टेल से a के हेड तक, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या है, b प्लस a, सही है। तो अब आप यहां पर देखें, इस रिजल्टेंट को भी देखें, a प्लस b वाले को भी और b प्लस a वाले को भी, क्या कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन में और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो हम ये कह सकते हैं, इन वेक्टर एडिशन वेक्टर a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a। हम वेक्टर a को b में ऐड कर दें या b को a में ऐड कर दें, रिजल्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रिजल्टेंट रहेगा। तो हम इसको, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, सही है। जो कंटिन्यूएशन वाली बात मैंने ऊपर कही कि हमें उसका ख्याल रखना है कि किसको किस में ऐड कर रहे हैं, वो मैंने इसलिए कही कि हमने लास्ट टाइम पोजीशन वेक्टर पढ़ा था, उसमें हमने देखा था हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर थे, एक पोजीशन वेक्टर था RA और एक पोजीशन वेक्टर था RB या R1 R2 के नाम से थे, सही है। तो हमें निकालना था डिस्प्लेसमेंट कि पॉइंट A का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ कि वो पॉइंट A डैश तक गया। तो हमने क्या किया था, वहां पर इस तरह से एरो लगा दिया था। अब ये एरो हमें बताता है, इस टाइम ये एरो हमें बताता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट A टू A डैश, यानी A से A डैश कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो बताता है डायरेक्शन के साथ। डायरेक्शन क्या है, A से A डैश की तरफ है। अगर मैं इसको कहूं कि तुम मुझे इसमें करके बताओ, देख के बताओ इसके अंदर इसमें रिजल्टेंट कौन है, तो पहचानो। क्या रिजल्टेंट पहचानने का तरीका क्या है, जो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं वो कंटिन्यूएशन में होंगे। तो आप देखो यहां पर एरो, फिर एरो, ये, तो मतलब ये दोनों वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं और ये क्या है, हमारा रिजल्टेंट है। तो मैं यहां से कह सकता हूं RB इज इक्वल्स टू RA प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके बराबर होगा, RB माइनस RA। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये था हमारे पास पोजीशन वेक्टर RA और ये है हमारे पास पोजीशन वेक्टर RB, अब मुझे पॉइंट A डैश से ऑब्जेक्ट A की तरफ डिस्प्लेस हुआ, तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करोगे तो ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इसको अब मुझे देख के बताओ इसके अंदर कि कौन से दो ऐड हो रहे हैं। अब ऐड हो रहे हैं RB और D, तो यहां से D किसके बराबर होगा, D इज इक्वल्स टू RA माइनस RB, सही है। तो इसमें देखो, इस वाले में D किसके बराबर है, RB माइनस RA के, लेकिन यहां पर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, RA माइनस RB के। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखना है कि जो दो वेक्टर्स ऐड होते हैं वो कंटिन्यूएशन में होंगे, सही है। तो आप ये वाली मिस्टेक नहीं करोगे, वरना ये वाली मिस्टेक हो सकती है न्यूमेरिकल में। जब आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, आपका आंसर
जो है वो सही तो आएगा, बट वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो आप हैरान हो गए यार ये माइनस साइन क्यों है, तो वो माइनस साइन इस वजह से आ सकता है। अब इसी जो मेथड ऑफ ट्रायंगल है, इससे हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। एक तो ग्राफिकली कर सकते हैं। ग्राफिकली कैसे कर सकते हैं, जैसे मेरे पास जो है वो 1000 न्यूटन फोर्स है एक्स डायरेक्शन में, और 500 न्यूटन फोर्स है वाई डायरेक्शन में। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे 1000 न्यूटन प्लस 500 न्यूटन ऐड करना है। तो मैं पहले 1000 न्यूटन ड्रॉ करूंगा। अब कैसे 1000 न्यूटन ड्रॉ करूंगा, तो उसके लिए मुझे ग्राफिकली कर रहा हूं, मैं स्केल को यूज करके ये काम कर रहा हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने स्केल में बोलूंगा सपोज 1 सेंटीमीटर लेंथ मेरे स्केल की बराबर होगी 100 न्यूटन के। तो यहां से 1000 न्यूटन बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर के। तो मैं अपने स्केल से ये 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करता हूं, ये 10 सेंटीमीटर की, और मैं इसको लिख देता हूं 10 सेंटीमीटर। फिर वाई एक्सेस में क्या हो जाएगा, जब 1 सेंटीमीटर 100 न्यूटन के बराबर है, तो 500 न्यूटन जो है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो मैं इसकी टिप से y की डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूंगा, और रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट जो है वो यहां से लेके यहां तक, ये वाला रिजल्टेंट होगा। जैसे ये वही एग्जांपल है, जैसे वो बोट पर रिवर और बोट का इंजन जो फोर्स लगा रहा था, बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो रिजल्टेंट इस तरह ही बनेगा जैसे उसमें बना था। तो ये रिजल्टेंट है। अब ये रिजल्टेंट कितना होगा, तो मैं अपना स्केल जो है जिससे मैंने ये 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की ये लाइन ड्रॉ की है, इसी स्केल से इस लाइन को मैं मेजर करके देखूंगा कितनी आ रही है। सही है, सपोज ये आ गई 15 सेंटीमीटर। तो फिर मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा 1 सेंटीमीटर 100 न्यूटन के बराबर है। तो 15 सेंटीमीटर कितने के बराबर हो जाएगी, 1500 न्यूटन के। तो मैं कहूंगा इन दोनों को 500 और 1000 न्यूटन को ऐड करने से 1500 न्यूटन फोर्स आ गई। अच्छा, 1500 न्यूटन फोर्स का एंगल कितना बन रहा है 1000 न्यूटन के साथ, तो वो हो जाएगा ये वाला एंगल थीटा। ये थीटा मैं कैसे मेजर करूंगा, डी से। मेरे पास डी होता है इस तरह से डी, और इसमें जो है वो एंगल मेजर होता है। तो मैं इस डी को यहां रख के, इस पॉइंट पर रख के ये वाला एंगल मेजर करूंगा और बता दूंगा ये इतना एंगल है। ये तरीका हो गया ग्राफिकल मेथड। लेकिन ये तरीका हम यूज कर सकते हैं, बट ये तरीका यूज करने के लिए हमें स्केल का बहुत ख्याल करना होता है, छोटी छोटी चीजों का, और गलती से लाइन थोड़ी सी बड़ी हो गई और मिस्टेक होने के चांसेस हैं। अगर मिस्टेक नहीं होता तो ये ओके है। तो अब हम क्या करें कि मिस्टेक के बगैर हम इन दोनों को ऐड करें। तो इन दोनों को ऐड करने का तरीका इसी हम क्या करेंगे, अब से आगे क्या करेंगे, हम ड्राइंग ड्रॉ करेंगे इस तरह से, स्केच ड्रॉ करेंगे। ये होगा रफ स्केच। इसमें कोई ये हम स्केल को यूज करके कुछ नहीं करेंगे, हम बस डायरेक्ट अपनी मर्जी से एक लाइन यूं ड्रॉ करेंगे, एक ये लाइन बोलेंगे भाई ये रिजल्टेंट है। लेकिन जो वैल्यूज होंगी कैलकुलेट करके वैल्यूज, वो हम फॉर्मूले से निकालेंगे। तो उसके लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि लॉ ऑफ ट्रायंगल में हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं। तो अब सपोज इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हुए, हमारे पास एक फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट पे लग रही है इस डायरेक्शन में, और एक दूसरी फोर्स है वो उसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है
इस डायरेक्शन में, ये है ए और ये है बी, सही है। इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो है थीटा। अब मुझे इन दोनों फोर्सेस को ऐड करना है, तो मैं स्केल से ड्रॉ नहीं करूंगा, बल्कि रफ स्केच में क्या a प्लस बी करना है या b प्लस ए करना है, एक ही बात है। तो मैं b प्लस ए करता हूं। तो लेट सपोज मैं पहले b को ड्रॉ करता हूं और फिर उसकी टिप पर a को ड्रॉ करता हूं। तो ये a है, तो ये a और ये b, और रिजल्टेंट क्या होगा, b से ये हमारा रिजल्टेंट होगा, और ये बराबर है a प्लस बी के। अब मैं इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो अब आप यहां देखो, ये एंगल क्या है, इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी इन दोनों के दरमियान क्या होगा, थीटा ही तो है, क्योंकि यही बी ही तो है आगे जा रहा है। तो ये ए बी के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब मैं ये कर सकता हूं कि इस ए को दो कंपोनेंट्स में मैं ब्रेक कर दूं उसके। हमने पीछे पढ़ा था वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं। ये वाला कंपोनेंट जो यहां से यहां तक होगा, ये होगा इसका एक्स कंपोनेंट, जो कि a cos थीटा के बराबर है, और ये वाला कंपोनेंट होगा, ये होगा a y, जो कि a sin थीटा के बराबर होता है। ये a x और ये a y, सही है। तो अब यहां पर देखो, तो अभी ये पूरा एक बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना, ये पूरा कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर। तो उसका बेस क्या है, इस ट्रायंगल की बेस, ये पूरी इसकी बेस है, तो इसकी बेस है b प्लस यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है a cos थीटा। तो ये हो गई बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, यहां से यहां तक का, ये ए वाई, तो ए वाई किसके बराबर है, ए साइन थीटा का स्क्वायर, सही है। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे फॉर्मूला लगेगा बी स्क्वायर प्लस 2b a cos थीटा प्लस a cos स्क्वायर थीटा प्लस ये a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये जो स्क्वायर है वो a पर भी है और साइन पर भी, तो ये मैंने यहां पे लिख दिया। अब यहां पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर देखो a और a इन दोनों में कॉमन आ रहा है, यहां पर भी और यहां पर भी, तो मैं यहां लिख सकता हूं b स्क्वायर प्लस 2, इसको a b बोल सकता हूं, a b cos थीटा प्लस इन दोनों में a स्क्वायर मैं कॉमन ले लूं, तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, ये 1 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, और ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं, पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो ये है आर स्क्वायर, ये कहलाएगा हमारा रिजल्टेंट। और यहां से एक और बात, ये जो थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल देखो, तो ये वो एंगल है जो इन दोनों फोर्सेस के दरमियान बन रहा था, ए और बी के दरमियान बन रहा था, ए और बी के दरमियान बन रहा था। लेकिन जब हमने ट्रायंगल बना के अपने ट्रायंगल को कंप्लीट किया है, तो ये एंगल बाहर की तरफ है, लेकिन मैं चाह रहा हूं मैं ए और बी के दरमियान वाला ही एंगल यूज करूं, बट
वो एंगल जो हमारे ट्रायंगल के अंदर है, बाहर नहीं। ये भी एंगल जो है वो ट्रायंगल, ये वाला एंगल भी जो है वो ए और बी के दरमियान ही है, ये वाला एंगल भी वेक्टर ए और बी के दरमियान ही है, क्योंकि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये इन दोनों के दरमियान ही है। तो लेट सपोज इसको मैं गैमा बोलता हूं, जो वेक्टर ए और बी के दरमियान है, गैमा। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, वो क्या है, यहां पे देखो, अगर आप गौर से देखो तो ये थीटा किसके बराबर है, थीटा यहां से मैं कह सकता हूं थीटा बराबर है टोटल, एक लाइन अगर यूं है तो ये पूरा एंगल कितना होता है 180, तो ये 180 में से मैं ये गैमा माइनस कर दूं तो ये थीटा पता चल जाएगा, ये थीटा एंगल हो जाएगा। तो मैं अब यहां पर थीटा की जगह कॉस में थीटा की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस गैमा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस गैमा बराबर होता है माइनस कॉस गैमा के। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ट्रिग्नोमेट्री में ये है, आप लोग जब मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो ये आप जरूर देखोगे, इसको प्रूफ भी करोगे कि ये कैसा है। तो अभी मैं डायरेक्ट उसका एंड रिजल्ट यूज करता हूं कि cos 180 माइनस गैमा बराबर होता है माइनस cos गैमा के। तो अब मैं यहां पर लिख दूं आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां प्लस नहीं यहां माइनस हो जाएगा, माइनस 2ab cos गैमा। और यहां से अगर मैं r को रूट ऑन बोथ साइड कर दूं तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos गैमा। सही है। तो मैं अब क्या करूंगा, जब दो वेक्टर्स को यूज करके ट्रायंगल कंप्लीट करूंगा तो मैं रिजल्टेंट डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकालूंगा। और इस फॉर्मूले में जो मेरे लिए अहम चीज है जो अपने जहन में बिठानी है वो ये एंगल गैमा है। इसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि एंगल गैमा को पहचानने में मिस्टेक करते हैं कि यार ये कौन सा एंगल है। तो ये एंगल है इन दोनों फोर्सेस के दरमियान का एंगल, इन दोनों फोर्सेस के दरमियान का एंगल। ऊपर डायग्राम में मैं दिखा देता हूं, ये रहा। अब तुमने दरमियान में तो दो एंगल्स हैं, एक ये थीटा भी एंगल है जो इन्हीं दोनों के दरमियान है। जी हाँ, दो एंगल्स होते हैं दो लाइंस के दरमियान। सही है। आपको वो वाला एंगल यूज करना है जो आपके ट्रायंगल में इंक्लूड हो, जो आपके ट्रायंगल में इंक्लूड हो। जैसे एग्जांपल से ही मैं ये बात समझाऊंगा। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक एक्स एक्सिस में लग रही है और एक एट सर्टेन एंगल लग रही है। लेट सपोज ये एंगल 30 डिग्री है। आप बताएं रिजल्टेंट क्या होगा। तो आपको इन दोनों को ऐड करना होगा। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए क्या करोगे, पहले ये वाला फोर्स बनाओगे, फिर ये वाला फोर्स, और ये एंगल अगर 30 है तो ये एंगल भी 30 ही होगा। रिजल्टेंट क्या होगा, ये आपका रिजल्टेंट होगा। आपको कौन सा एंगल यूज करना है, तो आपको ये वाला एंगल यूज करना है। तो आपका ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 30। 180 माइनस 30 करोगे तो कितना आएगा, 150। तो आपको 150 एंगल यूज करना है। ये बहुत ही आसान चीज है, इसको थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो निकाल लोगे। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं। एक फोर्स है जो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है, और एक दूसरी फोर्स है जो एक्स एक्सिस के साथ
60 डिग्री एंगल बना रही है। इन दोनों को ऐड करके बताओ तो आप क्या करोगे? पहले आपने एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री वाले को ड्रॉ किया, ये रहा एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री। फिर इसके हेड पे गए और ये वाली फोर्स ड्रॉ कर दी जो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री। अब देखो एक्स एक्सिस हम अपना रेफरेंस कहीं पे भी मान सकते हैं। यहाँ के लिए मैंने एक्स एक्सिस ये और वाई एक्सिस ये, इसके लिए मैंने एक्स एक्सिस ये और वाई एक्सिस ये माना। तो अब रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट ये होगा। तो अब आपको कौन सा एंगल चाहिए रिजल्टेंट निकालने के लिए? तो आपको ये एंगल चाहिए जो इन दोनों फोर्सेस के दरमियान है। अब ये वाला एंगल आप कैसे निकालोगे? तो बहुत ही आसान है ये वाला एंगल निकालना तुम्हारे लिए। कैसे आसान है? देखो ये एंगल है 30 डिग्री और ये वाला एंगल है 60 डिग्री। इसको अगर मैं यहां एक साथ ही ड्रॉ करता हूं, ये एक्स एक्सिस, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। सिक्सटी डिग्री ये पूरा है एक्स एक्सिस के साथ। तो अब मुझे बताओ इन दोनों के दरमियान कितना होगा एंगल? तो बोल दोगे 30 डिग्री। कैसे? 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री करोगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। अब इन दोनों के दरमियान एंगल है 30 डिग्री। तो तुमने क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले को अगर यूज करना है तो जो भी एंगल उन दोनों के दरमियान हो उसमें से 180 में से उसको माइनस कर देना है। तो यहां पर तुम्हारा एंगल क्या हो जाएगा? ये वाला 180 माइनस ये जो इन दोनों के दरमियान है 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहां पर तुम्हें वो एंगल यूज करना है जो उन दोनों के दरमियान हो और ट्रायंगल के अंदर के साइड हो। तो हमेशा तुम्हें सवाल में गिवन होगा ट्रायंगल के बाहर वाला, मतलब जो एक्सटर्नल वाला एंगल तुम्हें गिवन होगा। वो बोलेंगे दो फोर्सेस हैं, उन दोनों के दरमियान एंगल ये है, तो इसका मतलब है ये वो एंगल दे रहे हैं। लेकिन जब तुम ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए उस फोर्स को आगे लेके जाओगे तो वो एंगल अपने आप बाहर वाला बन जाता है। तो उसमें तुम्हें क्या करना होता है? उस एंगल 180 में से उस एंगल को माइनस करा के वो वाला एंगल आपने यूज करना होता है। इसके जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी कि ये इसमें हमें ये एंगल कौन सा यूज करना है। लेकिन फिर भी अभी थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा कि हमें कौन सा एंगल यूज करना है। हमें वो वाला एंगल यूज करना है जो आपका जो ट्रायंगल बनाया गया ट्रायंगल के अंदर के साइड है। ये बाहर के साइड है और ये अंदर के साइड वाले एंगल को यूज करना है। ये था हमारा लॉ ऑफ ट्रायंगल फॉर वेक्टर एडिशन। इसमें एक चीज मैं प्रूफ करना चाहता हूं कि ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है। कैसे? अब देखो हमारे पास दो फोर्सेस थे ना, एक ये फोर्स थी और एक ये फोर्स थी। इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा था और ये वाला एंगल गैमा था और ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स आर। तो हमने ये फॉर्मूला यूज करके ये फॉर्मूला हमने अभी ड्राइव किया। अब मैं कहूं कि इन दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल जो है वो, इन दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल थीटा जो है वो 0 हो गया। इसका क्या मतलब है? ये आके इसके ऊपर ओवरलैप, यानी एक फोर्स ये और दूसरी फोर्स भी ऐसे हो गई, तो दोनों के दरमियान एंगल क्या हो गया? 0। जब ये एंगल 0 हो जाएगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा? गैमा क्या हो जाएगा? 180। गैमा क्या हो जाएगा? 180। और अगर जब मैं इस फॉर्मूले में 180 पुट करता हूं गैमा, तो R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 180। तो कॉस 180 बराबर होता है किसके? -1 के। तो R किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 180 बराबर होता है -1 के। तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है?
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये r इज इक्वल्स टू, ये अब क्या हो जाएगा, a प्लस बी। अब आप देखो, जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और सेम डायरेक्शन में होते हैं, यानी उन दोनों के दरमियान एंगल 0 होता है, तो हम क्या करते हैं, उनको सिंपली ऐड करते हैं, जो हमने पीछे सबसे ऊपर पिछले क्लास में किया था। तो ये इसका मतलब है आपका, अब आपको बिल्कुल पता चल जाना चाहिए कि हमें ये गैमा एंगल जो है वो कौन सा यूज करना है। बिल्कुल क्लियर कट आपके जहन में ये बात बैठ जानी चाहिए कि ये गैमा एंगल कौन सा यूज करना है। हमारे पास कंडीशन क्या थी, हमारे पास कंडीशन थी कि दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल 0 है, दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल 0 है, लेकिन हमने यहां पर एंगल 0 नहीं पुट किया बल्कि 180 पुट किया। तो आपको इस फॉर्मूले में जब भी दो फोर्सेस के दरमियान दिया हुआ एंगल हो, उसको 180 में से माइनस करके ही यहां यूज करना है। 180 में से 0 माइनस करोगे तो क्या होगा, 180 ही होगा। तो हमने जब किया तो ये a प्लस बी आया, और ये रिजल्ट बिल्कुल सही है कि जब हम दो एंगल्स के दरमियान एंगल 0 होता है तो हम उनको ऐड करते हैं। अब इसका उल्टा करते हैं, चलो एक और करते हैं। इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो अपोजिट हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो अब आप क्या करोगे, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एंगल क्या होगा, एंगल 180 माइनस 180, तो यहां क्या हो जाएगा, cos 0। तो ये r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। cos 0 1 के बराबर होता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 2ab के, और यहां से r किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से r किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस बी के। तो हम ऐसे ही करते हैं, जब दो फोर्सेस एक दूसरे की अपोजिट होती हैं तो हम उनको सिंपली सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसा हमारे पास था ऊपर, इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन और इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन, तो हमने क्या किया था, हमने इनको सिंपली सब्ट्रैक्ट किया था, 10 माइनस 5 किया था। तो वही बात है कि ये सही है। तो आपको इस बात का ख्याल करना है कि यहां पर कौन सा एंगल यूज करना है। यह है लॉ ऑफ ट्रायंगल।